नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर की चार दीवारी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़ पर खत्म हुआ। करीब 1.8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 1 घंटे तक चला। इस दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शाह का रोड शो हो रहा है, सामने देखिएगा हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है, इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से? देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। करधनी इलाके में जली हुई हालत में एक शव बरामद हुआ है। देश का एक ऐसा अनोखा शमशान पंचमुखी मोक्ष धाम जहां पर्यटक और शहरवासी रोजाना घूमने आते हैं। एक बार यहां जो आ गया वो यहां बार बार आना चाहता है। इस शमशान घाट में ऐसा क्या खास है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। आमतौर पर लोग अक्सर शमशान किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने ही जाते हैं, लेकिन इस मोक्ष धाम में दिन रात लोगों का जमावड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम की, जहां पर स्थित मां शमशान काली के मंदिर में दिन तो क्या रात में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर नवरात्रि की अर्धरात्रि में कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें भाग लेने के लिए भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि कई जिलों से श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। शमशान में एक व्यक्ति की अंतिम क्रियाएं की जाती है, उसको अंतिम विदाई दी जाती है, कहीं कहीं व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पर भीलवाड़ा के इस मोक्ष धाम में, इस शमशान में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर शमशान काली विराजमान है। भक्त दूर से यहाँ पर आते हैं, अपने कष्ट माता को बताते हैं और माता से विनती करते हैं कि उनके कष्ट हरे और वह अपने नए जीवन को, बिना कष्ट के जीवन की शुरुआत कर सके। पंचमुखी मोक्ष धाम भीलवाड़ा का सबसे पुराना मोक्ष धाम है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर अर्धरात्रि में अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चे भी शिरकत करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता के चढ़े हुए सिंदूर को लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही ये पहला काली माता का मंदिर है जो शमशान में बना हुआ है।
ये यहाँ खासियत ये है कि अधिकतर मंदिरों में सुबह और शाम को अनुष्ठान होता है, लेकिन इस शमशान में विराजित माँ शमशान काली के अंदर मंदिर के अंदर मध्य रात्रि के अंदर अनुष्ठान, अघोर अनुष्ठान व सात्विक अनुष्ठान मध्य रात्रि में होता है। माता का हवन, पूजा और नित्य आरती व मध्य रात्रि के अंदर ही होती है शमशान में। कहते हैं रात के समय में किसी शमशान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मोक्ष धाम में अगर बच्चा भी आता है तो उसका भी भय खत्म हो जाता है। बता दें, नवरात्रि में मोक्ष धाम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रात को जागरण और सुबह भंडारा होता है। मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। यहाँ साक्षात हमने कई बार उनके चमत्कार देखे हैं, माता जी के कई बार चमत्कार देखे हैं। यहाँ जितने दुखी भक्त आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनका दुख दूर होता है। वैसे तो शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसी तरह शमशान काली मंदिर में श्रद्धालु अपने दुख लेकर आते हैं, जहां माता उनका निवारण भी करती हैं। जिस शमशान में लोग जाने से डरते हैं, वहीं इस शमशान काली के दर्शन करने के लिए भिलवाड़ा जिले के बाहर से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। टोंक, सवाईपुर, भरतपुर, जयपुर और भी कई जगहों से लोग यहाँ आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। ऐसा मंदिर जो कि शमशान में विराजमान है, जहाँ पे माता विराजमान है शमशान में, ऐसा मंदिर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। भक्तों के लिए अभी आस्था का केंद्र बन चुका है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। छात्र संघ लोकतंत्र की फुलवारी है और इस फुलवारी से निकले कई युवा आगे चलकर राजनीति में अपना मुकाम हासिल करते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि इस बार के चुनावी समर में छात्र राजनीति के कई सूरमा ताल ठोक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूली पढ़ाई के बाद कॉलेज में दाखिल होने वाले छात्रों को उनके अभिभावक सियासत से दूर रहने की नसीहत देते हैं, ऐसे जैसे सियासत कोई बीमारी हो जिसके लगने के बाद सुनहरे भविष्य की कल्पना तक नहीं बचती। नसीहत देने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर पढ़े लिखे समझदार लोग लोकतंत्र में भागीदारी नहीं निभाएंगे तो कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करने लगेगा। सुखद बात यह है कि प्रदेश की कई सियासी हस्तियां पॉलिटिक्स की अहमियत छात्र जीवन से ही समझने लगती हैं। बात ऐसी ही चंद शख्सियतों की, इन सब ने छात्र जीवन से ही सियासत की रपटीली राहों पर चलना शुरू कर दिया और आज सियासत की दुनिया में बड़ा नाम है। प्रदेश में ऐसे दर्जनों नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर आगे आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं, संघर्ष भरी राह पर चलकर आगे आए हैं। आइए जानते हैं राजनीति के ऐसे ही चंद महारथियों के बारे में। ओम बिरला। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से की। वर्ष 1979 में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा में छात्र संघ अध्यक्ष बने। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राजस्थान कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोटा के सह सचिव का चुनाव जीता था। छात्र राजनीति से निकलकर बाद में कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक बने। वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 2019 में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी राजनीति के जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही की। वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में बीजेपी से जुड़कर राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। वर्ष 2014 में वे जोधपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। 2019 में उन्हें दूसरी बार सांसद बनने का मौका मिला। केंद्र की मोदी सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री बनने का भी अवसर मिला। नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वर्ष 1997 से 98 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। बाद में मुंडवा विधानसभा सीट से विधायक बने। परिसीमन के बाद वे खीवसर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन किया था।
वे नागौर से सांसद बनने में कामयाब रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बेनीवाल फिर से चुनावी मैदान में है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी छात्र राजनीति से होकर निकले हैं। प्रताप सिंह वर्ष 1992 से 93 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले वे बीजेपी में थे, लेकिन वहां उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला, जिसके बाद बाकी होकर वे विधानसभा चुनाव में कूद पड़े। पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल होकर दूसरा चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंच गए। प्रताप सिंह गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव भी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। वर्ष 2012 से 13 में वे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ महासचिव चुने गए थे। इसके बाद वे अपने स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से तैयारी में लग गए। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में ललित यादव अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा भी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर नेता बने हैं। वे वर्ष 2014-15 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। छात्र राजनीति से निकलते ही चोपड़ा ने सीधे जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे। रविंद्र सिंह भाटी एक चर्चित नाम है। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी रविंद्र भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। अब वे लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। भाटी वर्ष 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में वर्ष 2012 में उपाध्यक्ष बनी नेहा गुर्जर भी लोकसभा चुनाव में कूद गई हैं। हालांकि उन्हें किसी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। चुनावी समर में जीत के लिए जिन योग्यताओं की जरूरत होती है, उसे एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वर्षों की साधना आराधना होती है। तभी छात्र राजनीति से निकले चेहरों को जनता गंभीरता से लेती है। कहना गलत नहीं होगा कि छात्र राजनीति के सुरमाओं के चुनावी समर में उतरने से मामला रोचक और रोमांचक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बिहार के गया से पीएम मोदी की हुंकार। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पीएम ने इंडिया गठबंधन पर लगाया सनातन के अपमान का आरोप। सीएम भजनलाल की गुजरात के पालनपुर में चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। विरोधियों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर बोला हमला। कहा कोई पथराव नहीं, आतंकवाद पर कोई हड़ताल नहीं। खुल रहे हैं स्कूल। धारा 370 हटने के बाद घाटी में आया अमन। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर निशाना साधा। कहा डीएमके ने अपना खजाना भरने के लिए राज्य को लूटा। बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर लगाया हिंदू। जहां ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन अधिकतर नाकाम हो गए। अब ईरान को डर है कि लॉन्च पैड ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करने की लोकेशन बन सकता है। डर यह भी है कि कहीं यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। देखिए रिपोर्ट। तेरह अप्रैल की रात ईरान ने इजरायल के आसमान में धुआं उड़ा दिया। चौदह अप्रैल
तो 14 अप्रैल की सुबह देखिए इजराइल में क्या हुआ। इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर F-35 लैंड कर रहा है। ईरान पर हमले के बाद ये इजरायली स्टेल्थ फाइटर जेट की पहली तस्वीर है। ये है इजराइल का नेवातिम एयरबेस। लेकिन यहाँ इस लैंडिंग के मायने क्या हैं? इजराइल क्या दिखाना चाहता है? ईरान को क्या मैसेज है? तो पहले नेवातिम एयरबेस के बारे में जान लीजिए। इजराइल में 10 एयरबेस हैं, लेकिन ईरान ने नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ये एयरबेस इजराइल की बड़ी आबादी से दूर दक्षिण में नेगेव के रेगिस्तान में है, यानी राजधानी तेल अवीव से 100 किलोमीटर दूर। इस मिलिट्री अड्डे को इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस 28 भी कहा जाता है। इस एयरबेस पर 1-2 नहीं बल्कि 3 हवाई पट्टी हैं, यानी 3 रनवे हैं, जो सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सच क्या है? ईरान के दावे या फिर इजराइल की रिपोर्ट? दोनों पक्ष देखने से पहले 14 अप्रैल की सुबह की तस्वीरें देख लीजिए। इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर मरम्मत का काम जारी है। मिसाइल जहां गिरी वहां बने गड्ढे भी दिखाए गए हैं। इजराइल का दावा है कि उसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। F-35 भी रनवे पर टहल रहा है, यानी नेवातिम एयरबेस के रनवे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका की मीडिया में कहा जा रहा है कि नेवातिम एयरबेस पर जब ईरान की मिसाइलें गिरी तो उससे मेन रनवे को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को नुकसान की खबर है। आसपास इजरायली सेना के गोदामों पर भी मिसाइल गिरी है, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन सवाल है कि ईरान ने इस मिलिट्री बेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट क्यों बनाया? ईरान ने क्यों इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर बरसाई सबसे ज्यादा मिसाइल? इसका जवाब यही वीडियो है, यानी F-35। ये इजराइल का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। यहीं पर इजराइल के 39 F-35 फाइटर तैनात हैं। 2016 में जब इजराइल को अमेरिका से अपना पहला F-35 मिला था, तभी से ये जहाज नेवातिम एयरबेस पर तैनात है। और अब इजराइल ने ऐसे 36 और विमानों का ऑर्डर अमेरिका को दे दिया है। यही है इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार, जिससे ईरान भी घबराता है। F-35 अमेरिका का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ना दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। इजराइल के पास 39 F-35 फाइटर जेट हैं। अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान हैं। अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है। इस विमान को रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान की छोटी लेकिन बहुत ही घातक ड्रोन वाली मिलिट्री पावर ने तो बता दिया है कि इजराइल हो चाहे अमेरिका, उसकी ड्रोन शक्ति से पश्चिम एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता। सवाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिट्री अड्डे ईरान का अगला टारगेट होंगे? लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब नेवातिम एयरबेस से होगा ईरान पर सबसे बड़ा हमला? क्या ईरान को सबसे बड़ा खतरा इसी मिलिट्री बेस से है? क्या ये अड्डा बन जाएगा तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर अगर हमला हुआ तो इसी विमान से होगा। ईरान इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और उसे मालूम है कि अगर बड़ी जंग हुई और पहले दौर में ही इस विमान के अड्डे को नहीं खत्म किया तो उस पर इजराइल आग की बारिश कर देगा।
ईरान के बदले वाले हमले के दौरान उसके टारगेट पर इजरायल के दो बहुत बड़े अड्डे रहे। पहला है नेवाती एयरबेस और दूसरा माउंट हरमन मिलिट्री अड्डा। इसमें नेवाती एयरबेस इजरायल का बहुत ही खास अड्डा माना जाता है। इसकी और भी कई वजहें हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि इजरायल के पास 80 परमाणु बम हैं और उनमें ज्यादातर इसी मिलिट्री बेस पर छुपा कर रखे गए हैं। अब ईरान ने जब 13 अप्रैल को हमला किया तो उसके दिमाग में क्या था? ईरान के जनरलों ने क्या सोचा कि ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन उसने नेवाती एयर बेस की तरफ रवाना कर दिए। इजरायल पर यमन और लेबनान की तरफ से भी हमले हुए और कुल मिलाकर 170 ड्रोन, 120 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ऐसी बड़ी मिसाइल जिससे 60 टन विस्फोटक के साथ इजरायल पर अटैक किया गया। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने ईरान की तरफ से हमले को 99% तक रोक लिया है। यानी जितनी भी मिसाइल और ड्रोन ईरान ने लॉन्च किए, इजरायल ने उनमें 99% मार दिए। מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. इजरायल का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए। यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं जो बड़ा सबूत है। हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।